प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण की उत्पत्ति करके दिखाया था। साथ ही साथ विद्युत वाहक बल के लिए भी समीकरण और वोल्टता के लिए भी समीकरण की स्थापना किए थे। तो उसका वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो औसत मान को पढ़ाने से पहले मैं आपको आयाम या शिखर मान क्या होता है उसका परिभाषा बता देता हूं। शिखर मान, आयाम या शिखर मान। तो आयाम या शिखर मान वह होती है जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्यावर्ती का जो अधिकतम धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान हमारा यहाँ पे होता है और इसी को कहते हैं हम आयाम या शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को आयाम या शिखर मान कहते हैं। इसको कहेंगे हम शिखर मान। एक बार और सुनेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को आयाम या शिखर मान कहते हैं। इसको हम I0 या I0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका परिभाषा आप लिख लीजिएगा। दूसरा पढ़ेंगे हम आवर्तकाल। आवर्तकाल का परिभाषा आप अपने अनुसार जानते हैं, क्या होता है बताइए। एक चक्कर पूरा करने में हमको जितना समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में हमें जितना समय लगता है वह कहलाता है आवर्तकाल। तो इसमें क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा को एक पूर्ण चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को हम T से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा को कहते हैं हम कोणीय वेग। देखिए 2π मतलब क्या होगा, 360 होगा। तो यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा तो ये ऐसे करके यहाँ तक जाएगा एक पूर्ण चक्र। तो ये 90 मतलब 180, फिर यहाँ 90 और यहाँ पे फिर 90। तो 180 और 180 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360। और 2π मतलब क्या होता है, 360 ही होता है। तो आवर्तकाल का परिभाषा क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा को एक पूर्ण चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। इस मान को याद रखेंगे, इसका उपयोग हम करेंगे। अब यहाँ पे हम तीसरा नंबर देखते हैं, आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है, जब प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण कर लेती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। एक सेकंड में जितने चक्र पूरा कर लेता है, अर्थात आवर्तकाल का वो उल्टा होता है। फिर एक बार ध्यान देंगे, आवृत्ति वह होती है जब प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने बार वो पूर्ण चक्कर पूरा करती है। मतलब एक सेकंड में हो सकते हैं कितना बार करता है, वैसे तो ये 50 बार करता है। इसका चक्कर कितना होता है, एक सेकंड में 50 चक्कर होता है। तो वो क्या कहलाएगा, इसकी आवृत्ति कहलाएगा। तो आवृत्ति होता है आवर्तकाल का उल्टा। तो यहाँ पे यदि मान रखेंगे तो न्यू का मान हमको मिलेगा ω/2π। उल्टा कर दीजिए इस मान को, ω/2π। तो इन मानों को याद रखेंगे, ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं मिटाऊँगा। अब हम देखेंगे धारा का औसत मान। तो औसत मान क्या होता है, देखिए जब धारा प्रथम अर्धचक्र में एक दिशा में होती है और द्वितीय अर्धचक्र में विपरीत दिशा में होती है तो टोटल ये एक पूर्ण चक्र पूरा करती है और इसी को कहते हैं हम धारा का औसत मान। ध्यान दीजिए एक बार, जब धारा प्रथम अर्धचक्र में एक दिशा में तथा द्वितीय अर्धचक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो एक पूर्ण चक्र पूरा करती है तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, औसत मान 0 होता है। मतलब यहाँ पे जब धारा पहुँचता है तब हम इसी को कहते हैं इसका औसत मान, और यहाँ पे धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। परिभाषा मैं लिख दिया हूँ, देख लीजिए। प्रथम अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में तथा द्वितीय अर्धचक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। इसको हम गणितीय व्यंजक से भी सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। तो इस परिभाषा को आप नोट करिए, फिर देखेंगे हम इसकी गणितीय व्याख्या। तो व्यंजक, व्यंजक में क्या करेंगे हम, प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण से लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है बताओ, I = होता है
I0 साइन ओमेगा टी और इसे दे देना समीकरण 1। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? I = I0 साइन ओमेगा टी और इसको देंगे हम समीकरण 1। अब हम निकाल रहे हैं इसका औसत मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? एक पूर्ण चक्र में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I एवरेज करके। ठीक, तो एवरेज का सूत्र क्या होता है? औसत का प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 0 से, ठीक, यहाँ से देखिए धारा प्रवाहित होकर यहाँ तक जाएगा तो एक पूर्ण चक्र पूरा करेगा और एक पूर्ण चक्र पूरा करते हैं उसको कहते हैं हम आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो 0 से t समय तक इसके बीच में जितना भी धारा प्रवाहित हुआ है, ठीक, उन सभी का योग होगा। औसत का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 0 से t समय तक जितना प्रवाहित धारा होता है, तो 0 से t समय तक जितना धारा प्रवाहित होता है उन सभी का क्या करेंगे? यहाँ पे योग निकालेंगे और नीचे में लिखेंगे कुल समय अंतराल। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 से t समय तक बहने वाली कुल धारा, ठीक, बटे कुल समय अंतराल। ठीक, अब ध्यान दीजिए 0 से t समय तक बहने वाली कुल धारा, तो ये औसत का फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम धारा का योग दिखाएंगे। तो धारा का योग हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। योग को हम दो चीज़ों से प्रदर्शित करते हैं, एक तो इस सिग्मा से और एक दिखाते हैं समाकलन से। तो यहाँ पर हम समाकलन का उपयोग करेंगे और समाकलन का उपयोग कर रहे हैं मतलब वो क्या होगा? धारा के योग को प्रदर्शित करेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए 0 से t समय, तो 0 से t का ऐसा लिमिट ले लेते हैं, 0 से t का, ठीक, 0 से t का लिमिट लगते हैं। अब बहने वाली कुल धारा, तो धारा ले लीजिए, ये धारा I, तो ये समाकलन लग गया और यहाँ पे धारा, तो ये क्या हुआ? कुल धारा, मतलब प्रेक्षणों का योग मतलब धाराओं का योग हो गया। अब यहाँ पे समाकलन लगा है तो ये समय के सापेक्ष क्या होगा? समाकलन होगा बटे कुल समय अंतराल। तो जितना भी समय लगा हो तो उस समय को क्या कहते हैं? हम आवर्तकाल कहते हैं। तो कुल समय अंतराल मतलब कैपिटल T होगा, आवर्तकाल। तो ये होगा समीकरण 1 से हम I के मान को यहाँ पे रखेंगे। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, तो I का मान रखेंगे हम I0 साइन ओमेगा टी। तो I एवरेज हमको मिलेगा, ये 0 से t का ये लिमिट लगा दीजिए और I की जगह रखेंगे I0 साइन ओमेगा टी और ये dt बटे में होगा ये वाला कैपिटल T। ठीक, आगे हल करिए इसको। I एवरेज इक्वल टू, ये I0 बाहर निकलेगा तो ये होगा I0 और ये t के साथ एक अलग सा पेयर बना लेगा। यहाँ पे बचेगा 0 से t और साइन ओमेगा t और ये होगा dt। अब हम क्या करेंगे? साइन ओमेगा t का dt के सापेक्ष समाकलन करेंगे, t के सापेक्ष। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है समाकलन में? साइन थीटा डी थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह ओमेगा टी है तो हम इसको ओमेगा टी ही लिखेंगे। देखिए कैसे हल होगा, I0 बटे टी, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, जब यहाँ पे t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं और t के गुणांक में कोई भी यहाँ पे संख्या रहता है उसको क्या करते हैं? हम समाकलन में बटे में लिखते हैं और अवकलन में उसको गुणा में लिखते हैं। तो t के गुणांक में ओमेगा है तो ओमेगा को हम बटे में ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये t के गुणांक में है इसलिए t के गुणांक में यहाँ पे कुछ भी रहता, यदि 2 ओमेगा रहता तो यहाँ पे 2 ओमेगा आता, 4 ओमेगा रहता तो यहाँ पे 4 ओमेगा आता। और लिमिट लगा दीजिए इसमें, तो 0 से t का हम लिमिट लेंगे तो ये होगा 0 से t का लिमिट, माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो I एवरेज इक्वल टू मिलेगा हमको माइनस
आई नॉट और ये बट्टे टी ओमेगा इंटू ये कॉस ओमेगा टी होगा, कॉस ओमेगा टी, और ये 0 से टी का लिमिट। अब आगे हल करिए इसको, तो आई एवरेज इक्वल टू मिलेगा हमको आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो टी के जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल टी, और टी के जगह रखेंगे 0। तो ये होगा अपर लिमिट मतलब कॉस ओमेगा टी और लोअर लिमिट मतलब कॉस 0। ठीक, और आगे हल करिए इसको, तो आई एवरेज इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस आई नॉट अपॉन टी ओमेगा गुणा। ठीक, मैं आपको आवर्तकाल का परिभाषा क्या बताया हूँ, आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा। क्या होता है, टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। इन चीज़ों को आप ऐसे यहाँ पे बगल में लिखना, यहाँ पे मुझे और अभी हल करना है इसको, इसलिए मैं इसको ऊपर में लिख रहा हूँ। तो टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी के जगह रखेंगे हम 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये ओमेगा रहेगा, इंटू टी की जगह रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये ओमेगा से ओमेगा कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ बना देता हूँ इसको, तो क्या बचेगा यहाँ पे आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई 0 बटे टी ओमेगा गुणा कॉस 2 पाई होगा, कॉस 2 पाई माइनस 1। ठीक, ओमेगा से ओमेगा कटेगा तो यहाँ पे बचेगा कॉस 2 पाई। तो आई एवरेज इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस आई 0 बटे 2 टी ओमेगा, और कॉस 2 पाई का मान क्या होता है, +1 होता है, और ये -1। ठीक, कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है +1 और ये वाला -1, ये दोनों कटेंगे तो आई एवरेज हमको मिलेगा माइनस आई 0 बटे टी ओमेगा, ये कटेगा तो 0 होगा, और 0 के साथ ये गुणा होगा तो आई एवरेज का मान मिलेगा हमको 0। ठीक, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, धारा का औसत मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो लास्ट में लिख सकते हैं हम, अतः प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। इस तरह से ये व्यंजक कंप्लीट होता है। तो इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है इसी के बाद में, अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो उसका व्यंजक आप खुद से हल करेंगे, उसका वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल। यदि उस व्यंजक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का जब आप व्यंजक निकालोगे तो उसमें किसी भी तरह से प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, फिर उसका वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना भूख लगत नहीं।